Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start the most important chapter of the molecular biology, that is molecular base of inheritance. If we talk about the boards, if we talk about the CBSE and if we talk about the NEET, ऑलवेज ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस ये टॉप पे रहता है. अगर हम नीट की बात करेंगे ना, नीट में 6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और हर कोई बच्चा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से डरता है. तो अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, मेरे लेक्चर्स देखेंगे, याद रखना आपको हर कोई चीज एट द एंड ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ द यूनिट आपको आएगी और आप इतना काबिल बनेंगे, आप भी फिर किसी दूसरे को पढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, ये जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है, जितना आप बेसिक पे ध्यान देंगे उतने ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इसमें आप समझेंगे. ठीक है, तो ये जो बेसिक्स है ना, पहला लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहेगा जिसमें हर कोई चीज जो आगे यूज होने वाली है, जो आगे बार बार यूज हो जाएंगी, वो मैं आपको यहां पे पढ़ा दूंगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा. ये लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहेगा. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस. ठीक है बेटा, तो चलिए अगर हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की. ठीक है, अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स देखेंगे ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. दो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं. नंबर 1 इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, एंड नंबर 2 इज राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, और प्राइमरी अगर मैं बात करूंगा ना, यही न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ना बेटा, ये करते एज रिपोजिटरीज एंड ट्रांसमिटर्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये रिपोजिटरीज है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के, इनमें रिपोजिट होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ये शो करते हैं एज ए ट्रांसमिटर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी यही शो करते हैं ट्रांसमिटर्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो अभी तक आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड, दे शो as a repositories and transmitters of the genetic information. यानी इन्हीं में genetic information छुपी होती है और ये ट्रांसमिट इन्हीं से हो जाती है genetic information. बिल्कुल आप एनर्जी से रहिए, बिल्कुल नोटिस बनाइए मेरे साथ. एट द एंड ऑफ द लेक्चर हर कोई चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, आपसे वादा है. ठीक है, तो चलिए अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे इन न्यूक्लिक एसिड्स की, डीएनए की अगर हम बात करेंगे, डीएनए को डिस्कवर किया गया है बाय द फ्रेडरिच मिशर इन 1869. ठीक है, फ्रेडरिच मिशर साहब ने 1869 में इस डीएनए को जो है इसको डिस्कवर किया है. बट वो फेल हो गया कि डीएनए में क्या जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, क्या डीएनए कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन के नहीं. वो फ्रेडरिच मिशर साहब 1869 में फेल हो गए. उन्होंने ये नहीं बोला कि व्हाट इज द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द डीएनए, क्या डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है. वो असल में अगर हम बात करेंगे ना इस फ्रेडरिच मिशर साहब की, इसने एक एक्सपेरिमेंट दी है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसने बोला कि जो आपको आगे एक्सपेरिमेंट पढ़नी है, उसने बोला जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है असल में यही माइस को किल करता है. उसने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन नहीं बोला है. और अगर हम फ्रेडरिच मिशर साहब की बात करेंगे, 1869 में इसी ने डीएनए को डिस्कवर किया है. बट डेमोन्स्ट्रेशन, क्या डेमोन्स्ट्रेशन कि डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये 3 साइंटिस्ट ने दी है 1944 में, एवेरी, मैकलियोड एंड मैकर्टी. एवेरी, मैकलियोड एंड मैकर्टी साहब 3 साइंटिस्ट थे जो 1944 में आ गए, जिन्होंने फ्रेडरिच मिशर साहब के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे काम करके ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन बोला है डीएनए का कि डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये ब्रीफ हिस्ट्री. आगे आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पढ़नी है जिनसे ये देखा गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. पहले एक्सपेरिमेंट आपको पढ़नी है आगे, जो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेडरिच मिशर. एंड नंबर 2 अगर हम बात करेंगे, दैट इज बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड डन बाय एवेरी, मैकलियोड एंड मैकर्टी. उसके बाद आपको और भी कुछ पढ़ने हैं जो मैं आपको पढ़ा दूंगा. ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए. ठीक है, एक सेकंड आप रुकेंगे, लाइट गई थी
अब आप रुकेंगे, अब हम आगे जाएंगे। तो अभी तक आपने न्यूक्लिक एसिड्स देखा है, ठीक है। दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किन्हें कहते हैं? बिफोर गोइंग ऑन द न्यूक्लियोटाइड्स हम कुछ और बातें करेंगे, उसके बाद आराम आराम से हम चढ़ेंगे। ये एक पहाड़ को चढ़ना है, पहाड़ को चढ़ने के लिए आपको स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे। जब आप स्मॉल ये स्टेप्स होशो हवा से लेंगे ना, तभी आप बड़े बड़े कंसेप्ट आप समझे देंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ जो जो मैं लिखूंगा ना बोर्ड पे, आपको भी बिल्कुल नोट बनाना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल रियलाइज कि हर कोई चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़नी होती है, सो दैट के अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम समझ पाए, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे इन न्यूक्लिक एसिड्स की फंक्शंस, आप लिखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इन न्यूक्लिक एसिड्स की फंक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे ना डीएनए की, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज ए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे, इट्स अ केमिकल बेस ऑफ द हेरिडिटी, इट इज अ केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी, basis of heredity. It is a chemical base of heredity and may be regarded as reserve bank of, and it may be regarded as reserve bank of genetic information. Reserve bank of genetic information. Reserve bank of genetic information. ठीक है, अगर हम डीएनए साहब की बात करेंगे ना, इट्स अ केमिकल बेस ऑफ द हेरिडिटी. इट इज अ केमिकल बेस ऑफ द हेरिडिटी. डीएनए साहब क्या है? इट्स केमिकल बेस ऑफ हेरिडिटी, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और इट इज रिगार्ड एज द रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. यानी इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कूट कूट के भरी होती है. इट्स अ रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर हम देखेंगे इस डीएनए की, most important function is responsible for maintaining the identity of different species of organisms. ठीक है, responsible for maintaining the identification of different species of organisms. ठीक है बेटा. तो अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इस डीएनए की देखेंगे ना, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर आप ह्यूमन है ना, आप डीएनए की वजह से ह्यूमन है. अगर एलिफेंट है ना, elephant is a particular species, and elephant से elephant इसलिए आया due to the DNA. It means that कि DNA is responsible for maintaining the identification of different species of the organism. maintain करता है identification. क्या DNA maintain करता है identification of different species of the organism. elephant DNA की वजह से है, dog DNA की वजह से है, cat DNA की वजह से है, human से human आता है due to the DNA. यानी it is responsible for maintaining the identification of different species of the organisms. ठीक है. अब नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखेंगे डीएनए की, every aspect of the cellular function. Very important point. Every aspect of cellular function. ठीक है बेटा. Every aspect of cellular function is controlled by DNA. हर कोई एस्पेक्ट सेलुलर फंक्शन के, सेल के अंदर बिल्कुल बड़े बड़े मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाते हैं. कुछ ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो अभी भी साइंटिस्ट को नो नहीं है. सेल एक डायनामिक नेचर है, सेल एक डायनामिक टॉपिक है, सेल एक वास्ट टॉपिक है, जिसको समझने के लिए आई थिंक दुनिया में ऐसी कुदरत ही नहीं है जो सेल को समझे. तो सेल में बिल्कुल डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाते हैं. तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेल, हर कोई एस्पेक्ट सेल्यूलर फंक्शन का ये डीएनए कंट्रोल करता है. डीएनए इसका सरदार रहता है. एवरी एस्पेक्ट सेल्यूलर फंक्शन, सेल का
हर कोई फंक्शन जो है ना ये डीएनए के कंट्रोल में होता है। तो डीएनए के 3 फंक्शंस अभी तक आपने पढ़े। इट इज अ केमिकल बेस ऑफ द हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नंबर 2 मैंने बोला कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एंड नंबर 3 एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेलुलर फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए। ठीक है, ये 3 फंक्शंस आप बेटा लिखेंगे, ये 3 फंक्शंस आप लिखेंगे। तो चलिए, आई होप कि आप नोटिस बनाते होंगे। ठीक है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनीवन इन द सोशल मीडिया, या कोई भी टीचर, जो हर कोई टीचर इन द प्राइवेट सेक्टर, आई कैन से प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, हर कोई चाहता है मेरा नाम हो, हर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है, बट आप किस हिसाब से समझते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम जाएंगे, अब अंदर जाएंगे इस डीएनए के। ठीक है, डीएनए के अंदर अगर हम इसको परखेंगे कि अंदर क्या है। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पे सेल बना दूंगा, दिस इज सेल, मैंने सेल बनाई, सेल के अंदर बेटा क्रोमोसोम होते हैं, सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर बेटा डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए जो है ना बेटा, डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द जीनस। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल। सेल के अंदर क्या होता है सर? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे देयर इज क्रोमोसोम, यहां पे क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, एंड क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है बेटा, और डीएनए जो है, डीएनए ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गेनाइज्ड इनटू द जीनस, ये ऑर्गेनाइज होता है जीनस। तो यहां पे मैंने क्या बनाई सर? सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए ऑर्गेनाइज होता है छोटे छोटे यूनिट्स में, उनको हम जीनस कहते हैं, उनको हम जीनस कहते हैं। अगर हम बेटा इन जीनस को देखेंगे, जीनस इज और डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीनस, तो लिखे आप डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीनस, ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीनस। ठीक है, डीएनए ऑर्गेनाइज होता है जीनस में, डीएनए ऑर्गेनाइज होता है जीनस में, और ये जो जीनस है ना, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, असल में जीनस और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो चलिए, यहां पे मैंने सेल बनाए, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए ऑर्गेनाइज होता है छोटे छोटे यूनिट्स में, कॉल्ड द जीनस। एंड अगर हम बात करेंगे इन जीनस की, यही जीनस होती है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इन्हीं में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जीन आपने यहां पे समझा कि असल में जीन में होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब अगर हम इन जीनस की बात करेंगे ना बेटा, तो जीनस कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मीडिएशन ऑफ द आरएनए। अगर हम बेटा इन्हीं जीनस की बात करेंगे, इन्हीं जीनस की बात करेंगे, जीनस क्या करते हैं? कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, कंट्रोल, जीनस कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मीडिएशन ऑफ द आरएनए, कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस, control the protein synthesis through the mediation of the RNA, through the mediation of the RNA, through the mediation of RNA। ठीक है, थ्रू द मीडिएशन ऑफ RNA। असल में ये जो जीनस होती है ना इस डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर जो जीनस होते हैं, जीनस क्या करते हैं? जीनस कंट्रोल करते हैं, जीनस कंट्रोल करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को। जीनस कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू द मीडिएशन ऑफ द RNA, थ्रू द मीडिएशन ऑफ द RNA, यही जीनस कंट्रोल करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को, और वही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी आंखों का कलर क्या होगा। ठीक है, आपके हाथ कैसे होंगे, आपके बाल कैसे होंगे, वही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप कैसा बनोगे, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करते हो। हम ह्यूमन से ह्यूमन बना देंगे, हम एलिफेंट से एलिफेंट बना देंगे, इट इज ड्यू टू द प्रोटीन्स। तो मैंने बोला सेल, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है सर? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए ऑर्गेनाइज होता है छोटे छोटे यूनिट्स में, कॉल्ड द
called the genes. और genes जो है these are the fundamental units of the genetic information. और genes क्या काम करते हैं? They control the protein synthesis through the mediation of the RNA. Through the mediation of the RNA ये control करती है प्रोटीन के synthesis को, और वही प्रोटीन responsible होते हैं हर किसी चीज के लिए आपकी बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी में। तो चलिए, मैंने बोला डीएनए जो है, डीएनए क्या करता है? डीएनए से आरएनए बन जाएगा और आरएनए से प्रोटीन्स बन जाएंगे, आरएनए से प्रोटीन्स बन जाएंगे, डीएनए से आरएनए बन जाएगा, आरएनए से प्रोटीन्स बन जाएंगे। सो डीएनए में क्या होता है? डीएनए ऑर्गेनाइज होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में, कॉल्ड जीन्स, थ्रू द मीडिएशन ऑफ द आरएनए। ये जीन्स क्या करते हैं? ये जीन्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर देते हैं, ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर देते हैं बेटा। तो अगर हम देखेंगे, अगर हम आगे आगे जाएंगे, इसके आगे आगे जाएंगे, तो आप देखेंगे डीएनए से आरएनए बन गया, ठीक है बेटा, डीएनए से आरएनए बन गया, और आरएनए से क्या बन जाता है सर? आरएनए से प्रोटीन बन जाते हैं। सो यहां पे डीएनए से आरएनए बन जाएगा, ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन बन जाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बन जाएंगे। तो डीएनए के असल में क्या करता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो डॉटर सेल पेरेंट सेल से बन जाती है ना, वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए रिसीव करती है। तो ये जो एग्जैक्ट कॉपी डीएनए के बनाने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन जब ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द डॉटर सेल रिसीव्स द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द आइडेंटिकल डीएनए कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन में डीएनए अपने आप को एग्जैक्ट कॉपी बना के ये डॉटर सेल में जाता है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अब डीएनए ने रेप्लिकेशन की, अब डीएनए जो है, डीएनए से आरएनए बन जाएगा, असल में एमआरएनए बन जाता है, जो हम आगे अच्छे से देखेंगे। अब डीएनए से बिल्कुल आप सिंबल याद रखें, आरएनए से आरएनए बन जाता है, इसको हम डीएनए से आरएनए को बनने को हम बेटा ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन्स तो बन जाएंगे ना, इसको हम, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। एंड डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। ये जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डीएनए, आरएनए एंड द प्रोटीन, यानी डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, द इंटर रिलेशनशिप ऑफ दीज थ्री, इंटर रिलेशनशिप, इनकी इंटर रिलेशनशिप जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है बेटा सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। And the interrelationship between the DNA, RNA and the protein. डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, उसके बाद डीएनए से आरएनए बन, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बन, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इन्हीं तीन की इंटररिलेशनशिप को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करती है सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये याद रखना, सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यू हैव टू मेंशन इट इन द कॉपी, द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द डीएनए, आरएनए एंड द प्रोटीन, इसको ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें क्या कहता है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें क्या कहता है? ठीक है, आप लिखेंगे, मैं डिक्टेट करूंगा। सेंट्रल डोग्मा means the main principle of the molecular biology that explains how genetic information flows in one direction. सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, ये एक्सप्लेन हमें ये करता है कि हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन, यानी ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है। क्या? एक डायरेक्शन में फ्लो हो जाती है। और सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यही एक्सप्लेन करता है कि कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, यानी ये जो डीएनए से प्रोटीन
डीएनए से आरएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है, आरएनए इसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। और ये सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यही हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, आप खुद से लिख सकते हो। एंड आई विल प्रोवाइड all the notes, the organized notes in the description, and आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद डीएनए की कुछ फंक्शंस, उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री मैंने पढ़ाई आपको डीएनए की, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? सर डीएनए से आरएनए बनता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या? सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इन्हीं तीन की इंटर रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट करती है सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें एक्सप्लेन ये करती है कि हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन, यानी इट्स अ यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू protein. Mention this to your copy and it will be helpful for you people. ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब यहां तक आपने देखे न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। बिल्कुल हम आगे जाएंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, जो बेसिक पे ध्यान देगा ना, उसी को बड़े बड़े कंसेप्ट्स अच्छे से फिर आएंगे, वो अच्छे से समझ पाएगा। जब बेसिक पता नहीं होता है ना, फिर बड़े कंसेप्ट को पढ़ने का फिर कोई मतलब और मकसद ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है बेटा, तो चलिए अगर हम देखेंगे अब कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब हम आगे आगे चलने जा रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, यानी डीएनए एंड आरएनए, ये किन से बने होती हैं? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड? यानी डीएनए आरएनए जो है, दिस आर न्यूक्लिक एसिड्स। ये न्यूक्लिक एसिड किन के बने होते हैं, अब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे, अगर हम बेटा न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, दीज आर द polymers of nucleotides. These are polymers of nucleotides held by 3,5-phosphate bridges. Held by 3'5' phosphate bridges. Phosphate bridges. तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे ना, these are the polymers of the nucleotides. Nucleotides के this one nucleotide, this is second nucleotide, this is third nucleotide. These are the monomeric units of the first nucleotide, second and third. Monomeric units of the nucleotides. जब ये polymerize करेंगे, जब ये आपस में जुड़ेंगे by the phosphodiester bond, जो आगे आपको मैं समझा दूंगा, phosphodiester bond, जब ये न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, द 3,5-phosphodiester bond, ये बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स। सो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमेरिक यूनिट्स आपस में बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 3,5-phosphodiester bond मिल जाएंगे, ये क्या बनाएंगे बेटा? ये बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स को। अब सर 3,5-phosphodiester bond क्या है? आगे मैं आपको समझाने जाऊंगा। ठीक है, आगे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है, हर कोई चीज जो मेरे नोट पे मेंशन होगी ना, वो मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं आगे जाता हूं। ठीक है, अब जैसे मैं अगर लाइक यहां से आपने क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि प्रोटीन जो होते हैं ना बेटा, प्रोटीन बने होते हैं एमाइनो एसिड्स के, किनके?
अमीनो एसिड इसके बने होते हैं। जब फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड, थर्ड, जब मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ द अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, ये बनाएंगे प्रोटीन्स। ऐसे ही जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे बाय द 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बाय द 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे, ये न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे। सो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। इट मींस दैट आपको समझना है व्हाट एक्चुअली इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन किन का बना होता है, उनका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, उसके बाद जब उनका नोमेनक्लेचर आप देखेंगे, उसके बाद ही आप डीएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसके बाद ही आप रेप्लिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यानी डीएनए से एग्जैक्ट कॉपी डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, कॉल्ड द ट्रांसलेशन। जब आप ये समझे देंगे, जब आप ये समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये किन के बने होते हैं, अब आप पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपको न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ने हैं, ठीक है? अब आपको न्यूक्लियोटाइड्स बेटा पढ़ने हैं, अब आपको न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ने हैं। न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? अब आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स। और हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, यहां पे मेंशन है टाइड, टाइड मतलब तीन चीज। न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, लिखिए कंपोज्ड ऑफ, नंबर 1 इज नाइट्रोजनस बेसिस, नंबर 2 पेंटोज sugar, and number 3 is the phosphate. Number 3 is phosphate. तो बेटा देखिए, अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर्स एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर्स एंड फॉस्फेट, इन तीन से बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर आप न्यूक्लियोटाइड देखेंगे ना, तीन चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। नंबर 1 इज द नाइट्रोजनस बेसिस, नंबर 2 इज द पेंटोज शुगर्स एंड नंबर 3 इज द फॉस्फेट। अब आपको देखना है नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, पेंटोज शुगर क्या होता है और फॉस्फेट क्या होता है। इनसे न्यूक्लियोटाइड बनेगा। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड से आप न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए बना देंगे। जब आप डीएनए आरएनए आपके हाथ में आ जाएगा, फिर आप आगे फिर डीएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं। उसके बाद आप डीएनए के रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं वो समझ सकते हैं। उसके बाद आप डीएनए की पैकेजिंग समझ सकते हैं। उसके बाद आप डीएनए रेप्लिकेशन समझ सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांसक्रिप्शन समझ सकते हैं, बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। उसके बाद ही आप बेटा ट्रांसलेशन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में समझ सकते हैं, ठीक है? आपको मैं बता दे चलो, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद और भी छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक जेनेटिक कोड, ठीक है, और म्यूटेशंस है। उसके बाद यहां से कंप्लीट हो जाएगा ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। याद रखना, जैसे मैं पढ़ा दूंगा ना, पूरे इंडिया में देखो कोई ऐसा नहीं पढ़ाता है, उसने गम खरी है, ठीक है? तो चलिए हम देखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। अगर हम बात करेंगे ना इन न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है बेटा, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, नंबर 1 क्या है सर? being the structural components of the nucleic acids. Structural components of the nucleic acids. Components of nucleic acids. यानी न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी इन्हीं से बने होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? ये और कुछ भी फंक्शंस करते हैं, इनकी और कुछ फंक्शंस होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स की, इनके और भी कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, इट्स कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट, ठीक है बेटा? उसके बाद मैंने बोला कि दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, यानी न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूंगा इनके ब्रेक्स भी, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, एंड यू हैव टू नो द फंक्शंस, ठीक है बेटा? तो चलिए आप और कुछ फंक्शन आप लिखेंगे। अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे ना, नाइट्रोजनस बेसिस जो न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, मेजर 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। आगे आपको मैं पढ़ा दूंगा, एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक करके हम यहां पे पढ़ेंगे। तो मुझे आपको यह समझाना है कि
न्यूक्लियोटाइड्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। इनके बावजूद भी ये कुछ फंक्शंस करती है। तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस की बात करूंगा, N2 बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूंगा ना बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करूंगा ना बेटा, तो यहां पे टू मेजर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस आपको मिलेंगे, प्यूरिनस एंड पाइरिमिडीनस, प्यूरिनस एंड पाइरिमिडीनस। ठीक है बेटा, ये जो प्यूरिनस एंड पाइरिमिडीनस है, ये मेजर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, जो मैं आगे समझा दूंगा कि कौन कौन होती है। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, नाइट्रोजनस बेस। इसके बरक्स भी, इसके बावजूद भी इसके कुछ फंक्शंस हैं। लाइक आप पहली फंक्शन आप लिखेंगे इन प्यूरिनस और पाइरिमिडीनस की, दैट इज एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सेल में एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, याद रखना। नंबर 2 दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देते हैं। एंड नंबर 3 कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो प्यूरिनस एंड पाइरिमिडीनस बीइंग द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, इनके और भी फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 इज द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सेल में एनर्जी का एनर्जी जनरेट हो जाती है बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, वहां से एटीपी बन जाएंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएंगे, यानी ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प कर देता है। नंबर 2 प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएंगी उसमें भी ये प्यूरिनस एंड पाइरिमिडीनस मदद देते हैं। एंड नंबर 3 कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम एक्टिविटी है उन पे भी इसका कंट्रोल है, उसमें भी मदद देते हैं, उसमें भी मदद देते हैं बेटा। ठीक है, और हम बात करेंगे नंबर 2 जो शुगर डेरिवेटिव होते हैं इन न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, शुगर डेरिवेटिव्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, 5 कार्बन मोनोसेकेंड का शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, आगे समझा दूंगा लिख लिख के। ठीक है, ये जो शुगर डेरिवेटिव होते हैं ना, शुगर डेरिवेटिव इन न्यूक्लियोटाइड्स की, लाइक द यूडीपी ग्लूकोज, याद रखना, लाइक द यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज। ठीक है बेटा, ये जो यूडीपी ग्लूकोज है, ये न्यूक्लियोटाइड का, जो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर है उसी का एक डेरिवेटिव है यूडीपी ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। ये क्या करता है, ये सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन करता है हमारी बॉडी में। इट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, इन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को सिंथेसिस करने के लिए, ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज करने के लिए शुगर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूक्लियोटाइड यूडीपी ग्लूकोज, याद रखना यूडीपी ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को सिंथेसाइज कर देता है। ग्लाइकोजन हमारे किस ऑर्गन में सिंथेसाइज हो जाता है, आपसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, पर यूडीपी ग्लूकोज यहां पे याद रखना। ठीक है, और नंबर 3 CAMP एंड CGMP। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, CAMP एंड CGMP, C एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड C गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये भी डेरिवेटिव है इन न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स का। ये क्या काम करते हैं बेटा, ये एक काम करते हैं कॉल्ड द, ये सेकंड मैसेंजर फॉर द हार्मोनल एक्शन, एक्ट एज second messengers of hormonal action। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा उधर इधर है, तो प्लीज इसे आप गुजारा कीजिए आराम से, अच्छे से, बिल्कुल मेहनत करेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम CAMP एंड CGMP, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स होती है, C एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड C गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या होते हैं, ये इनके डेरिवेटिव होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए सेकंड मैसेंजर ड्यूरिंग द हार्मोनल एक्शन। आपने क्लास 11th NCERT का ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट यूनिट पढ़ा होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, वहां पे लास्ट पे टॉपिक दिया है
मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोनल एक्शन, वहां पे सेकंड मैसेंजर्स की जरूरत पड़ती है, वो यही न्यूक्लियोटाइड्स होती है, CAMP, सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक्ट करते हैं एज ए सेकेंड मैसेंजर इन सम हार्मोनल एक्शंस। ठीक है, हो गई 3 फंक्शन। एंड 4th फंक्शन अगर मैं यहाँ पे बेटा लिखूंगा ना, इज इट विजिबल बेटा, इज इट विजिबल? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना बेटा, तो 4th फंक्शन है कुछ सिंथेटिक एनालॉगस किनके सर? सिंथेटिक एनालॉगस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ सिंथेटिक एनालॉगस बनाए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, या टू ट्रीट नंबर 1 इज कैंसर को ट्रीट करने के लिए, नंबर 2 एड्स को ट्रीट करने के लिए, एंड नंबर 3 ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इम्यून सप्रेशन कर देते हैं, इम्यून सप्रेशन कर देते हैं। यानी कुछ सिंथेटिक एनालॉगस न्यूक्लियोटाइड्स के बनाए जाते हैं सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली, ये यूज किए जाते हैं टू ट्रीट द कैंसर, टू ट्रीट द एड्स एंड इम्यून सप्रेशन ड्यूरिंग द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होनी हो, यानी फॉर एग्जांपल किडनी की ट्रांसप्लांटेशन हो जानी है, ठीक है, उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम बहुत खतरनाक तरीके से काम कर देता है, वो पहचान सकता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। अगर दूसरा ऑर्गन अंदर आ जाएगा ना, तो वहां पे हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर देता है। बट कुछ सिंथेटिक एनालॉगस हम बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं, यानी इम्यून सप्रेशन कर देती है। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है ना, तो उसको ये बोला जाता है, इम्यून सिस्टम को थ्रू दी सिंथेटिक एनालॉग्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसको ये बोला जाता है कि ये अपना है, ये पराया नहीं है। यानी ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये इम्यून सप्रेशन का काम कर देते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स बीइंग द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, यानी न्यूक्लिक एसिड्स के ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स। इसके बावजूद भी ये कुछ काम कर देते हैं। नंबर 1, जो इसके नाइट्रोजन बेस यानी प्यूरिस एंड पायरिमिडिन्स होते हैं ना, ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम कर देते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर देते हैं, और कंट्रोल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है बेटा। और नंबर 2, कुछ शुगर डेरिवेटिव्स इन न्यूक्लियोटाइड्स के लाइक द यूडीपी ग्लूकोज, याद रखना यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन की सिंथेसिस कर देता है इन मेनी ऑर्गेनिजम्स। एंड नंबर 3, CAMP, सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड CGMP, सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये 2 डेरिवेटिव्स है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स है जो एक्ट करते हैं एज ए सेकंड मैसेंजर ड्यूरिंग द हार्मोनल एक्शन। जो क्लास 11th NCERT के 6th चैप्टर में, NCERT के ह्यूमन फिजियोलॉजी के 6th यूनिट में, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में, वहां पे मैकेनिज्म दिया गया है, वहां पे आपको CAMP मिलेगा। वो जो CAMP वहां पे है ना, वो न्यूक्लियोटाइड है जो एक्ट करता है एज ए सेकंड मैसेंजर इन सम हार्मोनल एक्शंस। उसके बाद 4th फंक्शन इनकी मैंने बताई, सिंथेटिक एनालॉगस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स के कुछ सिंथेटिक एनालॉगस बनाती है जो हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स, एंड ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये इम्यून सप्रेशन का काम कर देते हैं। तो यहां तक मैंने आपको ये चीजें आपको पढ़ाई। अब न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हम जाएंगे। सर क्या अंदर क्यों जाना है, किस चीज के लिए? न्यूक्लियोटाइड्स इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर्स एंड द फॉस्फेट। इन 3 को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमेनक्लेचर के बाद आपको ऐसी चीजें हाथ में मिल जाएंगी जिससे आप DNA RNA को सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर को। जिसने ये लेक्चर समझा, जो इस लेक्चर के नोट्स बनाएगा और समझेगा, अगर 2 बार भी देखना पड़े देखेगा, याद रखना पूरा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस आपको धुआं लगेगा। अब उसको धुआं करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं बताते चलो, इससे 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यू शुड बी कॉशियस। 6 into 4 is 24 मार्क्स इस चैप्टर से पूछे जाएंगे एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर इन और NCERT जो आपको इस लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे।
एक सेकंड, हीटर को पहले बंद कर देते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। सिंथेटिक एनालॉगस भी आपने समझा, ठीक है। अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मजा बहुत है इस चैप्टर में। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर। सो अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे, ये 3 चीजों से कंपोज होता है। नाइट्रोजनस बेसिस, और शुगर इसमें होता है पेंटोज शुगर, और इसमें फॉस्फेट होता है, सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? when there is only base plus sugar। अगर आप कोई चीज देखेंगे, एक चीज मैं आपको दूंगा, अगर आप उसमें बेस और शुगर ही आप देखेंगे ना, देन उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। when there is only base and sugar present, the structure is called the nucleoside। और अगर हम इसको ऐड कर देंगे यहां पे बेटा, अगर हम इसको ऐड करेंगे फॉस्फेट ग्रुप, अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो यहां पे और एक चीज बनता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है सर? न्यूक्लियोसाइड बोले तो बेस प्लस शुगर, व्हेन देयर इज बेस एंड शुगर, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड, उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियोसाइड को अब ऐड करेंगे फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है 3, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। व्हेन द प्रेजेंस ऑफ द बेस शुगर एंड द फॉस्फेट कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। व्हेन देयर इज ओनली द बेस एंड द शुगर, उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। सो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड जो है ना, न्यूक्लियोसाइड इज बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर इज न्यूक्लियोसाइड। एंड अगर आप बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, अगर आप बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड की, व्हेन देयर इज बेस, देयर इज शुगर एंड देयर इज फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर? न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, न्यूक्लियोसाइड यानी बेस प्लस शुगर प्लस, न्यूक्लियोसाइड इज बेस प्लस शुगर प्लस, यहां पे हम लिख सकते हैं ना, न्यूक्लियोसाइड को हम फॉस्फेट ऐड करेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? बेस प्लस शुगर इज न्यूक्लियोसाइड। जब हम बेस प्लस शुगर को ऐड करते हैं फॉस्फेट तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। सो न्यूक्लियोटाइड्स हको ना इस कंति वनित यार मैंने न्यूक्लियोटाइड सा गो आख न्यूक्लियोसाइड यानी बेस प्लस शुगर, बे हसा गो फॉस्फेट। सो न्यूक्लियोटाइड when there is a base, sugar and the phosphate, and nucleoside when there is only base and the sugar. It is the difference between the nucleotide and the nucleoside। ठीक है, ये आप लिखेंगे, ये आप बेटा लिखेंगे बिल्कुल बेसिक से। बेसिक का मतलब होता है बेसिक पढ़ाना। जब आप बेसिक पढ़ेंगे बड़े बड़े कंसेप्ट खुद आप समझेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आगे हम जाएंगे। अब हम पहला कंपोनेंट देखेंगे, दैट इज द बेसिस। नंबर 1 अगर न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट देखेंगे, कॉल्ड द नाइट्रोजनस बेसिस। अब कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में? यहां पे 2 मेन नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। याद रखना, नंबर 1 इज प्यूरिनस एंड पाइरिमिडीन्स। सो मैं न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर 1 कंपोनेंट इज नाइट्रोजनस बेसिस। 2 मेन टाइप्स ऑफ द बेसिस प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस में, यानी न्यूक्लियोटाइड्स में। कौन कौन से? प्यूरिनस एंड पाइरिमिडीन्स। प्यूरिनस 2 होते हैं। नंबर 1 इज एडेनिन
एडेनिन्स को हम ए से डिनोट करते हैं, एंड नंबर 2 इज द गोनिन, नंबर 2 इज द गोनिन, ठीक है, नंबर 2 इज द गोनिन। एंड अगर हम पायरिमिडीन की बात करेंगे, पायरिमिडीन 3 होते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन सी से डिनोट करते हैं, थाइमीन, साइटोसिन, थाइमीन टी से ये डिनोट करते हैं, एंड सडन थाइमीन एंड यूरेसिल, एंड यूरेसिल जो यू से हम डिनोट कर देते हैं। तो आपको मैं बताते चलो, वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजनस बेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। देयर आर टू मेन नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन्स एंड द पायरिमिडीन्स। इफ वी टॉक अबाउट द प्यूरिन्स, प्यूरिन्स 2 होते हैं, एडेनिन एंड द गोनिन, एंड पायरिमिडीन्स 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन एंड द यूरेसिल, साइटोसिन, थाइमिन एंड द यूरेसिल। ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ट्रिक ऑफ याद रख सकते हैं पायरिमिडीन में, कट द पायरिमिडीन, कट द पायरिमिडीन, कट द पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन को कट करो, एक नाइट लो, उसके बाद पायरिमिडीन को कट करोगे, तो कट से हम देखते हैं सी फॉर साइटोसिन, ठीक है, यू फॉर यूरेसिल, एंड टी फॉर थाइमीन, एंड टी फॉर थाइमीन। सो अगर मैं बात करूं थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये पायरिमिडीन्स है, कट द पायरिमिडीन, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरेसिल, टी फॉर थाइमीन, कट द पायरिमिडीन। यानी पायरिमिडीन 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड द यूरेसिल, ठीक है। अगर हम प्यूरिन्स की बात करेंगे, प्यूरिन्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं बेटा कि प्योर एज गोल्ड, प्योर एज गोल्ड, ठीक है, P फॉर प्यूरिन, ठीक है, P फॉर प्यूरिन, A फॉर एडेनिन, A फॉर एडेनिन, and G for guanine, and G for guanine. And these are the nitrogenous bases, purines and pyrimidines present in the nucleotides. Purines 2 होते हैं, प्यूरिन्स 2 होते हैं, प्योर एज गोल्ड, प्यूरिन्स, एडेनिन एंड गोनिन, एंड पायरिमिडीन्स 3 होते हैं। कट द पायरिमिडीन, कट का मतलब होता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। दीज आर द मेजर नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड्स। आप इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इस ट्रिक से आप बेटा याद रख सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए। अदरवाइज ट्रिक इसमें नहीं मानता हूं, ठीक है, जिसको पढ़ना होता है ना वो बिल्कुल मेहनत करता है, बिल्कुल इतना पढ़ो आप जब तक आपके आंखों से आंसू ना आ जाए, उसके बाद आप देखना कि खुद आप सिलेक्ट हो जाएंगे, खुद वो चीजें होने लगेंगी, मिरेकल्स आपको लगेंगे, जो चीज आपको नहीं आती ना वो भी आने लगेगी जब आप टाइम देंगे, ठीक है। ट्रिक्स विक्स नहीं चलते हैं मेरे हिसाब से, जो पढ़ेगा उसको ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रिक बोली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स है सर, डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम बात करेंगे ये न्यूक्लिक एसिड्स किन के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स का पहले चीज हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। अब अगर हम डीएनए की सूरत में देखेंगे ना, तो डीएनए को अगर हम देखेंगे ना, इसमें प्यूरिन्स में एडेनिन, गोनिन, यहाँ पे आपको एडेनिन, एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड थायमीन मिलेगा, और थायमीन मिलेगा। The nitrogen is present in the DNA are adenine, guanine, cytosine and thymine. And if we talk about the RNA, RNA में होता है adenine, guanine, cytosine और यूरेसिल होता है बेटा, और यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको नाइट्रोजन बेसिस पढ़े, नाइट्रोजन बेसिस आर द कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। 2 टाइप्स, मेन टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आपको मिलेंगे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। और हम प्यूरिन्स की बात करेंगे, प्योर एज गोल्ड, यानी प्यूरिन, एडेनिन एंड गोनिन, एडेनिन एंड गोनिन आर द प्यूरिन्स। और हम पायरिमिडीन्स की बात करेंगे, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आर द पायरिमिडीन्स। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे कौन से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होती है डीएनए में, और कौन से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं आरएनए में। डीएनए में आपको मिलेंगे एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। और आरएनए में आपको मिलेगा एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन इन प्रेजेंट ऑफ द थायमिन। यहाँ पे आपको आरएनए के केस में यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो एडेनिन, गोनिन यानी दे शेयर सेम प्यूरिन्स, सेम प्यूरिन्स दोनों में होते हैं, डीएनए में भी एडेनिन, गोनिन एंड आरएनए में भी एडेनिन, गोनिन। और अगर मैं बात करूंगा पायरिमिडीन, और मैं पायरिमिडीन की बात करूंगा ना, तो पायरिमिडीन साइटोसिन सेम है, ठीक है। पायरिमिडीन साइटोसिन जो है ये सेम है, और
सेकेंड पायरिमिडिन बेस, सेकेंड पायरिमिडिन बेस, यानी अगर हम डीएनए के केस में देखेंगे यहाँ पे थाइमीन मिलेगा आपको एंड आरएनए केस में यूरेसिल आपको मिलेगा. एंड दिस इज अ डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए. ठीक है, तो डीएनए में कौन कौन सी एनालिटिस बेस है सर? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. आरएनए में कौन है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल. ठीक है, तो दे शेयर सेम प्यूरिन्स. यहाँ पे भी एडेनिन, गुआनिन, यहाँ पे भी एडेनिन, गुआनिन. दे शेयर द फर्स्ट पायरिमिडिन बेस साइटोसिन, यहाँ पे भी साइटोसिन, यहाँ पे भी. दे डिफर एट द सेकेंड पायरिमिडिन बेस. यहाँ पे डीएनए की सूरत में आपको थाइमिन बेटा मिलेगा, यहाँ पे यूरेसिल मिलेगा. और थाइमिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर जब आगे मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, तो थाइमिन में मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट होता है, बट यूरेसिल में प्रेजेंट नहीं होता है. एंड दिस इज द मेन डिफरेंस, दैट दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू नो एंड यू हैव टू पुट दिस इन अवर सेरेब्रल कॉर्टेक्स लेयर्स. ठीक है, तो चलिए आगे. अब मैंने आपको यहां पे पढ़ाया क्या? मैंने आपको पढ़ाया नाइट्रोजनस बेसिस. सर न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर्स एंड फॉस्फेट. हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने बस अभी तक नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ी. हमने बस अभी तक नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ी. ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसिस को मैं यहाँ पे टिक मार दूंगा. अब क्या है? शुगर. अब क्या है बेटा? शुगर. अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स में देखेंगे ना शुगर को, अगर हम शुगर को देखेंगे ना, न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर को देखेंगे ना बेटा, ठीक है, शुगर को हम देखेंगे ना, यहां पे आपको मिलेंगे द 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स. क्या मिलेंगे? द 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड्स. द 5 कार्बन monosaccharides present 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स यानी pentoses are present in nucleotides. 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स pentoses प्रेजेंट होते हैं किसमें? शुगर्स में प्रेजेंट होते हैं बेटा, शुगर्स में प्रेजेंट होते हैं. 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स यानी पेंटोजेस, ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में. सर ये 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स हमें बताइए. और इसी शुगर के बेस पे डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं. कैसे? तो चलिए, अरे मैं 5 कार्बन मोनोसैकेराइड बना दूंगा, तो यहाँ पे ऐसे है 5 कार्बन मोनोसैकेराइड. यू हैव टू मेक दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड, दिस इज 5 कार्बन मोनोसैकेराइड. ठीक है बेटा, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड. यहां पे मैं आरएनए का बना दूंगा, यहां पे है मैं डीएनए का बना रहा हूं. ठीक है बेटा, तो ये जो आरएनए है, आरएनए में 5 कार्बन मोनोसैकेराइड पेंटोज प्रेजेंट होता है. 5 कार्बन मोनोसैकेराइड. ठीक है, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड. यहाँ पे OH, ठीक है बेटा, यहाँ पे O, यहाँ पे मुझे चेंज कर देना है OH. ठीक है बेटा, और यहाँ पे ऐसे ही आप स्ट्रक्चर बना देंगे. यहाँ पे H एंड OH, यहाँ पे H एंड OH, और यहाँ पे H and CH2OH. This is carbon number 1, this is 2 prime, this is 3 prime, this is 4 prime and this is 5. 5 कार्बन मोनोसैकेराइड मैंने यहाँ पे बनाया. This is called the pentose. 5 कार्बन मोनोसैकेराइड जो आरएनए में आपको मिलेगा. और अगर मैं डीएनए में देखूंगा ना बेटा, तो यहाँ पे OH, ठीक है बेटा, यहाँ पे H और यहाँ पे मैं H लिखूंगा. ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना. और यहाँ पे HOH. ठीक है, और यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H. दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5. अगर आप बेटा कार्बन नंबर 2 पे देखेंगे, यहाँ पे भी पेंटोज शुगर होता है. ठीक है, यहाँ पे भी 5 कार्बन मोनोसैकेराइड होता है. डीएनए में भी 5 कार्बन मोनोसैकेराइड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब डिफरेंस क्या है आरएनए और डीएनए में? आरएनए की फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, दैट इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड. दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. ये न्यूक्लिक एसिड बट राइबो होता है. और हम डीएनए की बात करेंगे, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक
डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए ये यहाँ पे डिऑक्सी क्यों है, यहाँ पे राइबो क्यों है, यहाँ पे डिऑक्सी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम कॉर्नर नंबर 2 पे देखेंगे, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे डीएनए में एट कॉर्नर नंबर 2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन गायब है, यहाँ पे डिऑक्सीनेशन हो गई है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कॉर्नर नंबर 2 पे नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिऑक्सी, यानी एक ऑक्सीजन कॉर्नर नंबर 2 पे आपको नहीं मिलेगा। तो डीएनए का ये डिऑक्सीराइबोज यहाँ पे होता है और आरएनए का राइबो यहाँ पे होता है, इज द राइबो एट कॉर्नर नंबर 2। तो राइबो शुगर और डिऑक्सीराइबो शुगर किस में डिफर करती है? एट द कॉर्नर नंबर 2 डीएनए की सूरत में। अगर हम डीएनए को देखेंगे कॉर्नर नंबर 2 पे यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर हम बात करेंगे आरएनए की, आरएनए में कॉर्नर नंबर 2 पे OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसको डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहती है। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया कि यहां पे डीएनए जो है और आरएनए जो है, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बिकॉज सर इसमें डिऑक्सीराइबोज होता है, इसमें डिऑक्सीराइबोज होता है। और हम आरएनए की बात करेंगे, इसमें राइबोज शुगर होता है, इसमें राइबोज शुगर होता है। यहाँ पे कौन कौन सी बेस होती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। यहाँ पे कौन कौन सी होती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड द यूरेसिल। एंड हमने दो चीजें यहाँ तक पढ़ी है, नाइट्रोजनस बेस एंड द शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड द शुगर। अब तीसरा फॉस्फेट रहता है। अब बेस प्लस शुगर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड, इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। जब हम ऐड करेंगे इसको फॉस्फेट तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ाया, क्या बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स पढ़ाए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करेंगे, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन, गुआनिन होता है, पायरिमिडिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल होता है। ऐसे ही मैंने बोला आपको डीएनए कंटेन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, आरएनए कंटेन्स एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। उसके बाद मैंने शुगर की बात की, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड, पेंटोजेस होता है। इन केस ऑफ द आरएनए राइबोज शुगर होता है, इन केस ऑफ द डीएनए डिऑक्सीराइबोज, एक ऑक्सीजन कॉर्नर नंबर 2 पे गायब। ठीक है बेटा। और उसके बाद जब हम फॉस्फेट ऐड करेंगे ना, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अभी तक मैंने आपको नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड के हर कोई कंपोनेंट मैंने आपको पढ़ाया। फॉस्फेट तो आपको पता है, फॉस्फेट ग्रुप आप निकाल सकते हैं, अगर पता नहीं है तो जब हम फॉस्फेट ग्रुप आगे ऐड करेंगे उसमें भी आपको फॉस्फेट आपको पता चलेगा कि फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहां तक हमने न्यूक्लिक एसिड्स तैयार किए हैं। न्यूक्लिक एसिड किन के बने होते हैं? सर न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ये किन के बने होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस के बने होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें होती हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट। अब हम मेन चीज पे आते हैं जिसका मुझे इंतजार था, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का नोमेनक्लेचर अगर आपको आया तो आगे हर कोई चीज आपको समझ में आ जाएगी। अगर नोमेनक्लेचर नहीं आया ना, देन आगे दिक्कत हो जाएगी, ये क्या है और वो क्या है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखिए, जो टेबल यहाँ पे बन जाएगा ना, वही बिल्कुल आपको बनाना है। ठीक है, ऊपर आप लिखेंगे अपने नोट पे नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन ऑफ बेस टू द शुगर। जब हम शुगर को बेस ऐड करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। देखे, जब मैं बेस को शुगर ऐड करता हूं तो न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर इज न्यूक्लियोसाइड। जब मैं फिर फॉस्फेट ऐड करूं वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। बट यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड पे आप रखिए, जब मैं ऐड करता हूं बेस को शुगर, वो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। अगर बेटा ये शुगर राइबोज शुगर होगा, अगर ये राइबोज शुगर होगा ना, तो यहां पे इफ शुगर इज राइबोज,
इफ शुगर इज राइबोज तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड यहाँ पे बन जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही है, जब बेस को ऐड करते हैं शुगर तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। अगर ये शुगर राइबोज है तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और उसके बाद राइबोन्यूक्लियोसाइड को जब मैं प्लस यहाँ पे करूंगा 3 फॉस्फेट, कितने फॉस्फेट, एक भी कर सकते हैं बट मुझे 3 यहाँ पे चाहिए। जब मैं 3 फॉस्फेट ऐड करूंगा ये क्या बन जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या बन जाएगा बेटा, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। एक तो राइबो शुगर और यहाँ पे बेस होगी और 3 फॉस्फेट, तो राइबोन्यूक्लियोसाइड नहीं बेटा, राइबोन्यूक्लियोटाइड, ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे बन जाएगा। तो एडिशनल बेस टू द शुगर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। अगर शुगर राइबोज है, राइबोज किसके केस में होता है, आरएनए के केस में, अगर शुगर राइबोज है तो यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और राइबोन्यूक्लियोसाइड को जब मैं फॉस्फेट ऐड करूंगा तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगा। अगर मैं 3 फॉस्फेट ऐड करता हूं तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटस बन जाएगा, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटस बन जाएगा। अब आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो यहाँ पे मैं राइबोज शुगर की बात कर रहा हूं, तो राइबोज किस में होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी सर आरएनए। तो आरएनए में कौन कौन सी बेस होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। कौन सा शुगर होता है सर, शुगर होता है राइबोज शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेबल 1 बना दूंगा, आप वो टेबल खुद यहाँ पे फिल करेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर मैं यहाँ पे बेस लिखूंगा, ठीक है बेटा, जब मैं बेस को ऐड करूंगा यहाँ पे शुगर, ये बन जाएगा कौन सा शुगर, राइबोज शुगर। जब मैं राइबोज शुगर इसको ऐड कर दूंगा ना तो यहां पे क्या बन जाएगा सर, यहां पे राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाएंगी। और उसके बाद जब मैं प्लस यहां पे 3 फॉस्फेट करूंगा, जब मैं प्लस यहाँ पे 3 फॉस्फेट करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। अब आप देखेंगे मैंने कौन सा शुगर बेस को ऐड किया सर, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में होता है। आरएनए में कौन कौन सी बेसिस होती है, नंबर 1 बेस यहाँ पे एडेनिन होती है, यस सर हमें पता है, ए इज एडेनिन। ठीक है, नंबर 2 बेस यहाँ पे गुआनिन होता है, जी इज गुआनिन। एंड साइटोसिन यहाँ पे सर मिलेगी हमें, साइटोसिन यहाँ पे होती है। और यूरेसिल होता है बिकॉज इज राइबोज शुगर। ठीक है, इट इज आरएनए। ठीक है, राइबोज शुगर तो यूरेसिल। देखिए जब मैं बेस को ऐड करता हूं शुगर, यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एडेनोसिन इज ए राइबोन्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, एडेनोसिन। यहाँ पे गुआनिन को हम राइबो शुगर ऐड करेंगे तो गुआनोसिन बन जाएगा बेटा, गुआनोसिन बन जाएगा। यहाँ पे जब मैं साइटोसिन को ऐड करूंगा शुगर, यहाँ पे साइटिडीन बन जाएगा, यहाँ पे साइटिडीन बन जाएगा। जब मैं यूरेसिल को ऐड करूंगा शुगर, यहाँ पे यूरिडीन बन जाएगा, यहाँ पे यूरिडीन बन जाएगा। अब बेस को मैंने ऐड किया शुगर, कौन सा शुगर, राइबो शुगर। जब मैं बेस को राइबो शुगर ऐड करता हूं तो राइबोन्यूक्लियोसाइड बन जाता है। एडेनिन इज द बेस, जब मैंने राइबो शुगर ऐड किया तो यहाँ पे एडेनोसिन बन जाएगी। यानी कौन सा राइबोन्यूक्लियोसाइड, एडेनोसिन। गुआनोसिन बन गया, साइटिडीन बन गया और यूरिडीन बन गया। अब मैं प्लस 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 यहाँ पे करूंगा, यानी जब मैं 3 फॉस्फेट ऐड करूंगा यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटस बन जाएगा। सो राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेटस क्या है, देखिए यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, इट्स अ राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। यहाँ पे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। यहाँ पे साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। और यहाँ पे यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एब्रीवेशन देखेंगे इसकी, ABR होता है एब्रीवेशन, यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP बन जाएगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट GTP बन जाएगा, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट CTP बन जाएगा और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट UTP बन जाएगा। अब देखिए बेटा, जब मैंने बेस को ऐड किया शुगर, कौन सा शुगर? राइबो शुगर, तो यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब मैं राइबो न्यूक्लियोसाइड को 3 फॉस्फेट ऐड करता हूँ, यहाँ पे राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, दिस द एब्रिविएशन। अगर हम राइबोज शुगर की बात करेंगे, डीएनए में राइबोज होता है या आरएनए में? सर डीएनए आरएनए में होता है। तो आरएनए में कौन कौन सी बेस होती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। एडेनिन को जब मैंने शुगर राइबो शुगर ऐड किया तो एडेनोसिन बन गया, गुआनिन को जब मैंने राइबो शुगर ऐड किया तो गुआनोसिन बन गया, साइटोसिन को जब मैंने राइबो शुगर ऐड किया तो साइटिडीन बन गया, यूरेसिल को जब मैंने राइबो शुगर ऐड किया तो यूरिडियन बन गया। अब जब मैंने राइबो न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट ऐड किया, राइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, पर 3 जन फॉस्फेट में ऐड कर रहा हूं। एडेनोसिन को जब 3 फॉस्फेट ऐड किए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन को जब मैंने 3 फॉस्फेट ऐड किया तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन को जब मैंने साइटिडीन को मैंने जब 3 फॉस्फेट ऐड किया तो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, जब मैंने यूरिडीन को 3 फॉस्फेट ऐड किया तो यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। ATP इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एक एडेनिन है और इसमें राइबोज शुगर है और 3 फॉस्फेट है, और यही एनर्जी होती है। ATP ना सा एनर्जी, ATP एनर्जी होती है, ठीक है। ATP इज एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्वेश्चन आया है नीट 2016 में कि ATP हमें बताएं, क्या ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या ये विटामिन है या प्रोटीन है? और आप देखेंगे ATP यहाँ पे मैंने पढ़ा है, इट इज द न्यूक्लियोटाइड। इसमें एडेनिन बेस होती है, राइबोज शुगर होता है और 3 फॉस्फेट वो न्यूक्लियोटाइड बनाती है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ATP क्या है, ठीक है। ऐसे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, यही ट्राइफॉस्फेटस ATP, GTP, CTP एंड UTP, यही ट्राइफॉस्फेट यानी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है, इन्हीं से RNA बनता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, these are the prerequisites for the formation of what? RNA। कौन कौन? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, यही न्यूक्लियोटाइड्स प्रीरेक्विजिट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ये आप बना देंगे, उसके बाद आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट्स बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब वीडियो को पॉज कीजिए, ये पहले लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेटा किसकी, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे डीएनए की, डीएनए साहब की, डीएनए में कौन सा राइबोज होता है? सर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है। तो जब मैंने शुगर यहाँ पे कौन सा ऐड किया, इसको डीऑक्सीराइबोज। आपको पता ही है डीऑक्सीराइबोज किस में प्रेजेंट होता है? सर डीएनए में, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर हम डीएनए की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी बेस आपको मिलेगी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। और जब मैं ऐड करूंगा इसको डीऑक्सीराइबोज, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सर यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे इसको फॉस्फेट 3 फॉस्फेट ऐड करूंगा, ये बन जाएगा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ पे मैं एब्रिविएशन लिखूंगा। तो यहाँ पे अब अगर मैंने बेस को ऐड किया डीऑक्सीराइबोज, तो यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और जब मैं फॉस्फेट 3 फॉस्फेट ऐड करता हूं तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बेटा बन जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। तो अगर मैं डीऑक्सीराइबोज की बात करूंगा, डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए में कौन कौन सी बेस होती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जब बेस को मैंने डीऑक्सीराइबोज ऐड किया तो यहाँ पे एडेनोसिन बन गया। क्या? एडेनोसिन बन जाता है बेटा। यहाँ पे गुआनिन को जब मैंने डीऑक्सीराइबोज
सॉरी, जब मैं एडेनिन को डीऑक्सीराइबोज ऐड करता हूँ, यहाँ पे बन जाता है डीऑक्सी एडेनोसिन। जब मैं गोनिन को ऐड करता हूँ डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे बन जाता है डीऑक्सीगोनोसिन। ठीक है। और जब मैं साइटोसिन को ऐड करता हूं, क्या, डीऑक्सीराइबोज, यहां पे बन जाता है डीऑक्सीसाइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन। और जब मैं थायमीन को ऐड करता हूं डीऑक्सीराइबोज, तो यहां पे डीऑक्सीथाइमिडीन बन जाता है। ठीक है। उसके बाद जब डीऑक्सी एडेनोसिन में 3 फॉस्फेट इसको ऐड करूंगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। यहाँ पे डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। यहाँ पे डीऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। यहाँ पे डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। एब्रीवेशन देखेंगे ना इसकी, तो यहाँ पे DATP बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे DATP बन जाएगा, यहाँ पे DGTP बन जाएगा, यहाँ पे DCTP बन जाएगा, यहाँ DTTP बन जाएगा। और यही है प्रीरिक्विजिट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द DNA। देखिए, अब मैंने यहाँ पे बेस को ऐड किया डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और जब मैं 3 फॉस्फेट ऐड करता हूँ, यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। बेस कौन कौन सी होती है DNA में? एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन, थायमीन। जब मैंने ऐड किया एडेनिन को डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो डीऑक्सी एडेनोसिन बन जाता है। गोनिन को जब ऐड किया तो डीऑक्सीगोनोसिन, साइटोसिन को जब ऐड किया तो डीऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है। और थायमीन को जब ऐड किया तो डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, डीऑक्सीथाइमिडीन। और जब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता हूं 3 फॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। 3 फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। तो यहाँ पे डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। यहाँ पे डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। यही डी होता है डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीगोनोसिन थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। यही हमें चाहिए क्या बनाने के लिए? DNA। दिस आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द DNA। ठीक है। अब आपने यहाँ पे समझा कि RNA बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें RNA बनाने के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। और DNA को बनाने के लिए कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए? सर, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीगोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। यही हमें चाहिए अब DNA को और RNA को सिंथेसाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि DNA को सिंथेसाइज कैसे हम करेंगे, 3,5 फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। DNA के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम नोट के फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो नोट्स है ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूंगा, आप उनसे भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड आई विल बी मोस्ट काइंडनेस टू यू। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव दैट मच होल्ड ऑन द इंग्लिश। सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।